नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम फिर से खुलासा करने वाले हैं आशाराम के बारे में, वो भी ऐसा खुलासा जो टेलीविजन के इतिहास में आपने आज तक नहीं सुना होगा। क्या वाकई वो संत कहलाने लायक नहीं, वाकई क्या वो समाज में रहने लायक है? इस पर पला टालने के लिए आज उनकी एक और राजदार सामने आई। जिस महिला वैद्य को जेल में बुलाने की फरमाइश आसाराम कर रहे थे, वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची और आशाराम के वकील को कुछ दस्तावेज थमाकर चली गई। अब महिला वैद्य की एंट्री से आशाराम की बला टलेगी या नहीं, इसका फैसला 1 अक्टूबर को होगा, क्योंकि आशाराम की जमानत पर सुनवाई तब तक के लिए टल गई है। आशाराम की महिला वैद्य का नाम नीता है, जो अपने आप में बड़ा रहस्य बन चुकी है। उसके बारे में आशाराम के ही पूर्व मुख्य वैद्य ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और बेहद संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। आज बड़ी बहस आशाराम के 2 राजदारों से जुड़े इसी सवाल पर कि आखिर आशाराम की वैद्य नीता और बूटियों का राज क्या है। क्या आशाराम पहले भी ध्यान की आड़ में यौन शोषण करते रहे? नाबालिग से दुराचार के आरोपी आसाराम 1 अक्टूबर तक जोधपुर जेल में ही रहेंगे। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने तय कर दिया। बुधवार को हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद उनके वकील राम जेठमलानी ने कुछ और दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा, तो जमानत पर सुनवाई 1 अक्टूबर तक टल गई। I am only telling you one thing, that at the moment the matter has been adjourned after the public prosecutor's arguments because we want to file more evidence. हाईकोर्ट में आसाराम के इस नए पैंतरे की सूत्रधार थी उनकी महिला वैद्य नीता। ये वही महिला वैद्य है जिसे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में बुलाने की मांग की थी। नीता ने हाईकोर्ट जाकर आसाराम के वकील राम जेठमलानी को कुछ कागज दिए, जिसके बाद जेठमलानी ने अदालत से मोहलत मांग ली। इस केस में नीता की एंट्री होने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। नीता के बारे में आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति का दावा है कि वो आसाराम की राजदार हैं, जो उनके लिए सेक्स पावर बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों का इंतजाम करती रही है। एक बार मुझे बराबर याद है कि नीता वैद्य ने मुझे आकर के कहा था कि बापूजी को शक्तिवर्धक औषधियां देनी चाहिए। मैंने कहा मैं सौम्य शक्तिवर्धक औषधियां दे ही रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ देने की जरूरत मुझे तो नहीं दिख रही है। तो वो बोली कि नहीं, उनको ये मकरध्वज, कामिनी मर्दन रस, ऐसी औषधियां देनी चाहिए। करीब 18 साल तक आसाराम के आयुर्वेदिक धंधे की देखरेख करते रहे वैद्य अमृत भाई का दावा है कि नीता पुणे की रहने वाली है और उसने आसाराम के चक्कर में अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया है। अमृत प्रजापति का आरोप है कि आसाराम यौन शक्तिवर्धक दवाइयां खाकर महिलाओं का यौन शोषण करते रहे हैं। सगी आंख से देखा हुआ है तो दुष्कर्म करते हुए, हाँ, और कई बार देखा हुआ है। और लड़कियों को तो कभी सुबह में 4 बजे निकलते हुए, 5 बजे निकलते हुए, 6 बजे निकलते हुए बहुत बार देखा हुआ है उनकी कुटिया में से। और कभी रात को 11 बजे भी निकलती है लड़कियां, कभी शाम को 5 बजे भी निकलती है। ऐसा तो बहुत बार देखा हुआ है। आसाराम पर वैद्य प्रजापति ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आसाराम ध्यान के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एजेंट बना रखे हैं। आसाराम जब निकलता है और लड़कियां समझ लो कि 25-30 है उसके सामने, तो इसमें से वो जिस लड़की पर 4 से 5 टॉर्च लगाए, उसका मतलब वो एजेंट लोग समझ जाते हैं उनके कि इस लड़की को अब ध्यान के लिए तैयार करना है। ये ध्यान उनकी परिभाषा है, दुष्कर्म। ध्यान मतलब दुष्कर्म, ऐसा उनके यहाँ का कोड वर्ड है।
आसाराम के पूर्व वैद्य के इन खुलासों के बाद अब नाबालिग से रेप केस में सह आरोपी शिल्पी की भूमिका और भी संदिग्ध हो चुकी है। आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी पर आरोप है कि उसने साजिश रचकर लड़की को आसाराम के पास भेजा। शिल्पी फरार है और पुलिस भी ये जानने के लिए उसे शिद्दत से तलाश रही है कि कहीं वो आसाराम के पास पहले भी तो लड़कियां नहीं भेजती रही। अहमदाबाद में अरविंद शर्मा और जोधपुर में देवेंद्र के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। तो आखिर इस नीता वैद्य का रहस्य क्या है? क्यों मिलना चाहते हैं आसाराम इससे, वो भी जेल के अंदर रहकर वैद्य की याद आई, वो भी एक महिला वैद्य की याद। इसका खुलासा अभी तक आसाराम या नारायण साईं ने नहीं किया है। वो कहते घूम रहे हैं कि बापू बेगुनाह है, बेकसूर है, लेकिन ये पंचेड़ी बूटी क्या है, इसके बारे में भी हम सच जानेंगे। अमृत प्रजापति जो वैद्य रहे आसाराम के 18 सालों से, उनका कहना है कि एक तरह की अफीम है, अफीम को मिलाकर पंचेड़ी बट्टी को बनाया जाता है और अफीम किस तरह के काम करती है बॉडी में, इसे एक नशा माना जाता है। उन्होंने ये भी चुनौती दी है कि अगर नारायण साईं को लगता है वो झूठे हैं तो आसाराम बापू कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नारायण साईं ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं आसाराम बापू, उनका एक डोप टेस्ट करा लिया जाए, एक डोपिंग टेस्ट हो जाए। तो इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्टूडियो में मौजूद है। श्री केशवानंद जी महाराज, वो भी स्टूडियो में है। मेरे साथ आनंद पुरोहित, एडिशनल एडवोकेट जनरल राजस्थान, जिन्होंने आज कोर्ट में जिरा की है, वो भी मौजूद है। लेकिन उनके पास मैं 15 मिनट बाद जाऊंगा क्योंकि तब तक मनन साहब मेरे साथ जुड़ जाएंगे। मेरे साथ वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के विशेष जानकार हैं, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं स्टूडियो के अंदर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सदस्य की जो कमेटी होती है आयुर्वेद के बारे में, उसके सदस्य भी हैं, एक जाना पहचाना नाम है। और मेरे साथ जीतू सोनी, एडिटर, संजय लोकस्वामी भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में अमृत प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस बात की हमको पूरी उम्मीद है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, ये नीता वैद्य कौन है और ये नीता वैद्य की मांग ही क्यों करते हैं? नीता वैद्य उनकी कोई अब इसके लिए हम क्या बताएं? नीता वैद्य, अरे आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं गलत है, देखिए हर व्यक्ति साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, तो ये बता दीजिए नीता वैद्य का क्या मामला है? एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, वो व्यक्ति चाहता है कि अपने मेल और फीमेल की बात नहीं, महिला पुरुष की बात नहीं, उन्होंने कहा किसकी बात है? महिला पुरुष की बात है तो किसकी बात है? दीपक जी वो इलाज कराते हैं, इसलिए उनको बुलाने की बात कर रहे हैं। अब ये महिला आप इसके पास ऐसा कौन सा नुस्खा है? नहीं, मैं वो जानना वैद्य चाहता होगी ना, वैद्य है इसलिए वो बुला रहे हैं, उनकी इलाज वो कर रही है शुरू से, इसलिए बुला रहे हैं। ये अच्छा, शुरू से नहीं, उससे पहले अमृत प्रजापति भी इलाज करते थे, वो बताएंगे अभी आके लाइव ऊपर जुड़ने वाले हैं अहमदाबाद में, वो बताएंगे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। लेकिन मैं एक बात ही जानना चाहता हूँ आयुर्वेदाचार्य जी आपसे, ये पंचेड़ बूटी क्या है? आपने आयुर्वेद में इस पंचेड़ बूटी का नाम सुना है? क्योंकि आसाराम भी दवाइयां बना के लोगों को बांटते हैं। देखिए, पंचेड़ बट्टी जो है इनका एक अनुभूत योग हो सकता है, क्योंकि शास्त्रीय जो औषधियां हैं उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कुछ औषधियां ऐसी हैं जो अपने योग के अनुसार, अपने लक्षणों के अनुसार स्वनिर्मित की जाती हैं, जिसमें हो सकता है कि इसमें अफीम हो, अश्वगंधा हो, ब्राह्मी हो, या कुछ ओजवर्धक औषधियों का कुछ कंपाउंड बना करके इसको निर्मित किया जाता है, जो एक शरीर में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति और ओज का जागृत करती है। तो मतलब बेसिकली इसको कहा जाए एक अच्छे शब्दों में तो एक नशा हो जाएगा। हाँ। अफीम अगर मिलेगा तो नशा हो जाएगा, क्योंकि अफीम से कई ऐसी औषधियां बनती हैं जो कामोत्तेजक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है कामनी विद्रावण रस है, तो ये कामनी विद्रावण रस भी एक प्रकार का ये अफीम से निर्मित योग है जो लोगों के इम्पोटेंसी को दूर करता है और स्टेंस पावर को बढ़ाता है। अच्छा बताइए, एक 75 साल के संत को इसकी क्या जरूरत है? पंचेड़ बूटी की, जिसको आप कह रहे हैं कि एक ऊर्जावर्धक औषधि हो सकती है। देखिए, ये मस्तिष्क को जहां तक है एक्टिव करती है, क्रियाशील बनाती है, और मैं ये कहूंगा चौरसिया जी की व्यक्ति कभी बुढ़ा नहीं होता 70-72 साल में, और तो ऐसी कोई चक्रपाणी महाराज भी हंस रहे हैं चक्रपाणी महाराज भी हंस रहे हैं। ये दीपक चौरसिया कार्यक्रम नाम नहीं होना चाहिए, इसका डी कंपनी नाम होना चाहिए। आप तो एकदम सब संतों को टारगेट पे ले रखा है कि बस दागना है। चक्रपाणी जी महाराज, आप एक बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएं। तो अगर आपने ऐसे संत बोए हैं तो आपको लगता है कि बबूल की जगह आम गिरेगा पेड़ से? देखिए, ऐसा है, ऐसे संत नहीं, हर संतों पे आरोप लगे हैं, और यहाँ तक कि देखिए हर धर्मों में, हर मजहब, हर संत पर आरोप नहीं लगा, माफ कीजिएगा, आप जनरलाइज मत कीजिए, हर संत पर आरोप नहीं लगा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पे क्या आरोप है बताइए मुझे? आप नाम के शंकराचार्य, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, स्वामी स्वरूपानंद महाराज पे क्या आरोप है? सीटों की लड़ाई चल रही है, आप देखिए ये सब क्या, आप देखिए विवाद
बढ़ाइए मत। विजय कौशल जी पर विजय कौशल जी पर क्या लगा? कौन सा आरोप लगा? बताइए। नाम मत लीजिए। सब श्री श्री रविशंकर पे कौन सा आरोप लगा? वो भी एक बहुत बड़े संत है। भैयू जी महाराज पर कौन सा आरोप लगा? महेश योगी पर कोई महर्षि महेश योगी पर कौन सा आरोप लगा? मुझे बताइए ना चक्रपाणी महाराज जी, आप इतने दिनों से बैटिंग करे जा रहे हैं आशाराम के लिए, मुझे ये बता दीजिए कि अफीम खाने की जरूरत क्यों पड़ती है एक संत को? नहीं, वो तो चिकित्सा वो करा रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है भाई? ये नहीं तो चिकित्सा में अफीम लगती है? नहीं, जो लगता है देखिए, क्या है? उसके दीपक जी दो कारण हो सकते हैं। जहां तक इनके वैद्य का कहना है कि उनको एक तिर्यक नाड़ी शूल था, तो ये अफीम जो है एक वेदना हर है, वेदना संशमन हर है और नाड़ी। सर, आदमी को नींद नहीं आती। हाँ, अफीम और की ये आदत, अफीम की लत होती है, निद्रा की आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं आयुर्वेदाचार्य जी की अफीम की एक लत होती है। अफीम साधारण व्यक्ति अगर रोज रोज अफीम खाने लगेगा तो डॉक्टर भी उसको कहते हैं कि 2 दिन से मत ज्यादा खाना, वरना तीसरे दिन। मेरा भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मुझे कई बार पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन पे रहना पड़ता था। वो मुझे पैचेस लगाते थे और कुछ घंटे में निकाल देते थे, क्योंकि मेरा पेन इतना ज्यादा हुआ था। हाँ, और उनका ये कहना था कि 2 दिन से ज्यादा मत लगाना, वरना इसकी आदत लग जाएगी आपको, लत लग जाएगी। वो एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स उसको जब देते हैं तो बाकायदा मेडिकल स्टोर पे साइन होता है, बाकायदा आपके प्रिस्क्रिप्शन पे साइन होता है, तमाम जगहों पर सिग्नेचर होता है, तब मिलता है। लेकिन ये पंचेड़ बूटी जो है, जो इसमें अफीम मिली हुई है, चिंतामणि महाराज जी आपके ये कई दिनों से खा रहे हैं आशाराम? चिंतामणि नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मुझे लगता है मुझे भी कुछ आशाराम के आश्रम से आपको भी दवा, दिमाग वर्धक दवा लेनी पड़ेगी। आप लेके आ रहे हैं, मुझे पता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये औषधि है, और अगर जो कराते हैं तो इसमें देखिए अफीम को औषधि का नहीं, ये देखिए आप उनके स्वास्थ्य के प्रति अब चिंतित हो गए। कोई मुद्दा नहीं मिला, पहली बार बेल लगने वाली थी तो आपने दूसरी एक मुद्दा उठा दिया, पता नहीं कौन सीडी ला दिया, और मैंने आप बेल कैंसिल, आज भी बेल कैंसिल हो गए। आप तो खुशी में है, अब तो आप तो अफीम लेंगे ही, आप लीजिए और मौज करिए। और क्या आज भी बेल नहीं होने दिया, आगे बढ़वा दिया, तो आप तो बस लगे हुए हैं कि बस उस संत को बस फंसाए रखो, उसको तो बाहर निकलने नहीं देना है। तो आपने तो शपथ ले रखा है पूरी डी कंपनी ने आपकी। वो संत हैं, आप ये क्या अभी भी? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं, जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए आप कैसे उनको अपराधी कर सकेंगे भाई? आप जाकर हिंदू धर्म के अनुसार उनके पांव छूते होंगे? कौन? आप नहीं, हम देखिए उनके अनुयायी नहीं है, पाओ हम संत महात्मा। आप लगातार बैटिंग कर रहे हैं, 3 बैटिंग क्यों नहीं करेंगे? जब हमने देखा कि आप ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि लगातार आसाराम बलात्कारी, आसाराम ये, आसाराम पाखंडी, आसाराम गुंडे, आसाराम पता नहीं क्या, पूरी दुनिया के अपराधी आसाराम हो गए। यूपी और बिहार में पूरी बाढ़ से डूब रहा था, उस पर आपको चिंता नहीं। पैसे के रुपए की कितनी कीमत घट रही है, उस पर आपको चिंता नहीं। आसाराम पे उसकी भी चिंता है, लेकिन एक संत ने हिंदू समाज का नाम बदनाम कर चक्रपाणी महाराज जी, एक संत ने 100 करोड़ हिंदुओं का नाम बर्बाद कर दिया। आसाराम क्या बोलेंगे आप? बताइए ना। ये आसाराम जी कितनों की राम नाम सत्य करेंगे, आप देख लीजिए। क्या बोलेंगे? धर्मगुरु जी आप बोलिए। आपने अभी ये शब्द उठाया कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, एक संत को जोड़ के। आप पहली बात तो मैंने कहा था कि मैं इनको संत नहीं मानता, कथावाचक मानता हूँ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये नहीं, चक्रपाणी जी का नहीं, वो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं नहीं मानता उनके लिए। दूसरी बात मेरी ये है कि आप इसको 100 करोड़ हिंदुस्तानियों से जोड़ के ना देखें। इसके लिए किसी भी संत का, अगर आप कहते हैं संत है और उसका अपमान अगर हुआ है तो उसे व्यक्तिगत रूप से लें। इसमें बापू आसाराम का अपमान है। हमारे जो हिंदू धर्म में, ये अगर हिंदू धर्म के संत नहीं होते, किसी और धर्म के होते, तो शायद इतने दिन आपके टेलीविजन पर भी ये प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि लोग फतवा जारी कर देते इसी प्रोग्राम के ऊपर आपके। दूसरी बात यह है कि हम लोग इतने सहिष्णु हैं, इतने धैर्यवान हैं, इतने दिन से आप चला रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप रोज चलाइए इसके लिए। लेकिन आप ये मत कहिए इससे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। अगर अपमान हो रहा है तो बापू आसाराम का अपमान हो रहा है। इसको दीपक जी आप प्लीज, चलिए ठीक है, मैंने मानी आपकी बात, मैंने अपने शब्द वापस लिए। आसाराम का अपमान है, मैंने अपने शब्द वापस लिए। इन्होंने चूंकि कहा था कि मैं हिंदू धर्म गुरु की साख पर सवाल उठाकर पूरे हिंदू समाज को, मैंने प्रयोग ही नहीं किया। क्या बात करते हैं आप दिखाइए भाई, हिंदू तो क्या बात करते हैं चक्रपाणी जी महाराज? तो मैंने प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन आप बताइए, आसाराम संत है? बिल्कुल संत है। किस बात संत कोई शब्द नहीं होता, संत भाव होता है। संत आप सोचिए, और उनके अनुयायी जला जला के लड़कियां खोजता है क्या? वो बताया ना। देखिए, आप गलत आरोप लगा रहे हैं और ये साबित नहीं हुआ है, और आप इस तरह के आरोप लगा के आपको बोल रहे हैं कोई शब्द नहीं होता, संत भाव होता है। आप सोचिए, और उनके अनुयायी जला जला के लड़कियां खोजता है क्या? वो बताया ना। देखिए, आप गलत आरोप लगा रहे हैं और ये साबित नहीं हुआ है, और आप इस तरह के आरोप लगा के आपको बोलने की आदत है, आप कुछ भी बोल देते हैं, तो ये गलत बात है। और आसाराम को भी कुछ भी बोलने की आदत है, सुना उनकी कुछ बात? तो आसाराम तो ठीक है, आसाराम भी बोलते हैं, आप भी बोलते रहिए। मैं तो जिम्मेदारी से बोलता हूँ, वो तो बिना जिम्मेदारी के बोलते हैं। वो कहते हैं कि भगवान से उनका संवाद होता है। आसाराम ने लाखों लड़कियों की विवाह शादी करवाई, आसाराम ने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। आपने कितना किया?
सवाल इस बात का नहीं वो बोले मैंने तो तो आप आपके जीवन में परिवर्तन कर दिया चक्रपाणी महाराज जी, आपके जीवन में परिवर्तन कर दिया। आप अपना ही उदाहरण देख लीजिए। गीता लुथरा जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गई हैं, जीतू सोनी जी भी जुड़े हुए हैं, आनंद पुरोहित जी भी जुड़े हुए। आनंद पुरोहित जी, ये सस्पेंस और सब पूरा देश जानना चाहता है कि नीता वैद्य का सस्पेंस है क्या? आखिर आशाराम नीता वैद्य महिला वैद्य क्यों चिल्ला रहे हैं कोर्ट में भी? कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको आसाराम जी से मिला देता हूं, उनसे पूछिए ना। मिलवा दीजिए, मैं तो चाहूंगा मैं उनका इंटरव्यू करूं और पूछूं उनसे कि उन पे लगे आरोपों की सच्चाई क्या है। हमने तो बहुत बार कोशिश की उन तक पहुंचने की, जब वो इंदौर से सूरत से मुंबई घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। लेकिन आप ये बता दीजिए, गीता वैद्य आज अदालत में भी आई थी, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, तो कोर्ट में वो आशाराम से मिल पाई क्या और क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए? आई थे नीता वैद्य, माफ कीजिएगा, नीता वैद्य। नो, कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का हक भी नहीं था उन्हें जी। उनको कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का हक भी नहीं था। ना तो वो इसमें कंप्लेनेंट है, ना एक्यूज है, तो उसमें कैसे वो डॉक्यूमेंट पेश करेगी? वो कोर्ट आई या नहीं आई मुझे तो ध्यान नहीं था, लेकिन जब बाहर आया तब पता चला कि ये आई थी। अब क्यों आई, किस लिए आई? कुछ लोग देखने भी आए कि आसाराम को सजा होती है या बेल खारिज होती है, कुछ ये देखने आए कि बेल हो गई है। तो इस वैद्य का यहाँ आना 2-3 दफे, ये तो जाहिर है वो यहाँ आती है, आसाराम से मिली, ऐसी खबरें भी है, लेकिन वो हमारे प्रोसिक्यूशन का पार्ट नहीं है, कहीं भी प्रोसिक्यूशन का पार्ट नहीं है। आज किस बात पर पूरा का पूरा मामला रुक गया आखिरकार? आज की जो सुनवाई है वो 1 अक्टूबर तक क्यों टल गई? नहीं, वो हमारी तरफ से नहीं रुकी थी। जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने बेल एप्लीकेशन में पेश किए थे, उसका हमने बड़े मुस्तैदी से जवाब दिया, क्योंकि उनका पहला ग्राउंड जो था कि ये जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, घटना है या हुई नहीं थी, उसको हमने कोर्ट को समझाया। मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा दीपक जी, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हमारी डायरी है। जी बिल्कुल, उसका भी हमने जवाब दिया। दूसरा, उन्हें जो मेंटली डिस्टर्ब फिट्स आने की, जितनी फिट्स आने की बीमारी की जो इल्जाम लगाया था, उसके सामने हमने मेडिकल साइंस के हिसाब से कोर्ट को समझाया, और उसके बाद उसके बयानात जो थे वो हमने कोर्ट में पढ़ाए थे। शायद जो आसाराम जी के पक्ष में आपके साथ बैठ के बोल रहे हैं और मेरे साथ बैठ के बोल रहे हैं, तो अच्छा होता कि आज जब मैं उनके बयान पढ़ रहा था बच्ची के, तो वो सुन लेते और शायद उनकी मानसिकता बदल जाती कि वो हिंदू धर्म के प्रचारक है या किसी और धर्म के प्रचारक है या किसी और पद्धति के प्रचारक है। आप बताना चाहेंगे आनंद पुरोहित जी, क्योंकि 161 और 164 दोनों के बयान पढ़ के सुनाए हैं आपने? मैंने पढ़ के सुनाए थे, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमारी डायरी का पार्ट है और कुछ हमारी भी सीमाएं होती है जिसको हम लादना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं आपकी सीमाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। हम समझ सकते हैं कि आपके आने से कितना वजन इस कार्यक्रम का बड़ा है। लेकिन गीता लुथरा जी, यहाँ पर मैं आना चाहूंगा आपके पास। अमृत प्रजापति नाम के एक व्यक्ति कहते हैं कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले थे। मैं पूछूंगा पैनल से मुझे बताएं, क्योंकि उनका इंटरव्यू तो हम लगातार चला चुके हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप आशाराम बापू पर लगाए हैं। आशाराम पर आरोप पहले भी लगते रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये गीता वैद्य की तस्वीरें देख रहे हैं, एक महिला वैद्य की मांग वो लगातार कर रहे हैं। पंचेड़ बूटी, जिसे अफीम कहा जाता है हिंदुस्तानी भाषा में, उसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं। गीता लुथरा जी, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी ये मांगे कितनी जायज हैं, और क्या ऐसी सुविधाएं जेल में इतने इस तरह के व्यक्ति जिसने इतना घिनौना कृत्य किया हो, FIR के मुताबिक आरोप हो जिस पर, उसको मिलनी चाहिए क्या? कानून क्या कहता है इस पर? देखिए, कानून ये कहता है अगर हम किसी चीज को दवाई माने और अगर वो इसको दवाई मान रहे हैं, तो अगर किसी चीज को दवाई माने तो कोर्ट उसको बिल्कुल एक बहुत रीजनेबल व्यू से देखेगी कि क्या ये दवाई है, क्या नहीं है, और क्या नॉर्मली हर जेल के साथ डॉक्टर लगे होते हैं और हर जेल के साथ के अलावा एक हॉस्पिटल भी लगा होता है। तो जैसे कि दिल्ली में आपके पास DDU हॉस्पिटल है,
आप किसी भी और अस्पताल भेज सकते हैं, पर डीडीयू है और जेल डॉक्टर्स भी हैं जो डीडीयू से लगे होते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत एक इंडिपेंडेंट बोर्ड से नॉर्मली दिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड क्या कहती है कि क्या इनको कोई दवाई की जरूरत है, और अगर दवाई की जरूरत है और वो उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है, वो बोर्ड रिकमेंड करे। इसका मतलब नॉर्मली ये बोर्ड एलोपैथिक बोर्ड होता है, पर मुझे लगता है कि हम इसको सीमित नहीं रख सकते, आयुर्वेदिक बोर्ड भी हो सकता है, पर एक बोर्ड ये बात को डिसाइड करेगा, ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता, और ऐसे किसी को कोई भी चीज मिल नहीं सकती जो बाहर से लाई गई हो। तो मुझे लगता है कि इस मैनर में मिलना बहुत ही मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी आपने कही कि क्या किसी के आने से कोई दरखास्त लग सकती है, तो दरखास्त तो खाली उनके डिफेंस लॉयर्स कर सकते हैं, ये दरखास्त कोई थर्ड पार्टी कर नहीं सकती। और मेरे ख्याल इस दूसरे हिस्से का यही जवाब है। गीता लुथरा जी, आपने कानूनी पक्ष पर बात कही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं एज ए फैक्ट कि बकायदा एक मेडिकल बोर्ड उनकी जांच कर चुका है, उनका एमआरआई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उनकी सभी रिपोर्ट्स ठीक निकली हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं बताई गई है। लेकिन अमृत प्रजापति कह रहे हैं कि उनका डोप टेस्ट करा लिया जाए क्योंकि वो अफीम के आदी हैं। अमृत प्रजापति जी, आप 18 सालों तक उनके वैद्य रहे, चिकित्सक रहे, किस बात पर झगड़ा हुआ था और किस बात पर आपके बीच तनातनी हो गई इतनी कि आपको आश्रम छोड़ना पड़ा? मैं तो कुछ પણ નથી એમને મારું કોઈ કમિશન છે ના मैं तो कुछ નથી એમને मैं એમનો ફોટો લીધો છે અને मैं એમનો આઈડી લીધો मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद बात करनी पड़ेगी, झगड़ा उनके घर तक पहुंच गया। देखिए चक्रपाणी जी महाराज कितने पराक्रमी हैं आपके आशाराम की उनके लोग उनके घर पे भी पहुंच गया अमृत प्रजापति। बार बार आपके क्यों कर रहे हैं? हम पहले आपको बताया कि देखो, हम आसाराम बापू पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। पहले भी हमने कहा इसमें से दोनों में से कोई एक पीड़ित है, या तो आसाराम बापू पीड़ित है या तो लड़की पीड़ित है, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ है। जिस प्रकार से मीडिया उसको बार बार वो कर रही है, कभी मेडिकल के नाम पे, कभी जमीन अनेक जमीन के नाम पे, कभी लड़कियों के नाम पे कि लड़कियों की तरफ इशारा करते थे। अरे एक अभी कंप्लेन नहीं आया, आप और उस पे आप बात के पतंगड़ बनाते जा रहे हैं। उसे पूरे एक संत समुदाय भी बदनाम हो रहा है उससे। और आप जिस प्रकार से संतों में बलात्कारी, आसाराम गुंडा और भगवा में बलात्कारी, तो ये सब चीजें अच्छा नहीं है। हमने नहीं कहा भगवा में बलात्कारी शब्द मत डालिए चक्रपाणी जी महाराज। मैंने कब कहा? मीडिया के लोगों कौन, किसने कहा? किसने कहा भगवा में बलात्कारी? किसने कहा? और भगवा में बलात्कारी हम कैसे कहेंगे? आसाराम तो भगवा पहनते भी नहीं है, सफेद कपड़े में। आप लोगों ने कहा ना सफेद कपड़े। हमने नहीं कहा, हमारे मुंह में शब्द मत डालिए, हमारे मुंह में शब्द मत डालिए। संत समाज को आपने वो किया है। संत हैं, विवाहित हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, बेटियां हैं, व्यवसाय चलाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। चक्रपाणी जी महाराज एक मिनट, सप्तऋषि शादीशुदा है। एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। सप्तऋषि भी आपके शादीशुदा हैं। आप ध्यान करते हैं? जी बताइए। आप ध्यान करते हैं क्या? बताइए ना। नहीं, आप ध्यान करते हैं? हम करते हैं। आप करते हैं चक्रपाणी महाराज? जी जी बताइए। आप ध्यान करते हैं? तो ध्यान में आपको एकांत लगता है? आप बोलते जाइए। नहीं, आप बताइए ना। अरे बताइए ना, आप बताइए ना। ध्यान में आपको एकांत लगता है? इंटरव्यू लेना तो मेरा काम है सर, मैं ले रहा हूँ। हाँ तो आप बोलिए ना, मुझे बताइए ना, ध्यान करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान में आपको एकांत लगता है? बिल्कुल लगता है ना? हाँ बताइए। अकेले में रहते हैं आप ध्यान में? मैं अकेले ही पूरी जीवन काट दिया, और क्या? अकेले पूरा जीवन काट दिया आपने? ठीक है, बहुत अच्छी बात की। आसाराम ने नहीं काटा, आपने काट दिया पूरा जीवन अकेले। वैसे आप खासे अभी यंग लगते हैं। मुझे बताइए कि आशाराम जब ध्यान में जाते थे तब एक लड़की को उनके साथ रखा जाता था, तो ध्यान में इस लड़की की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए ऐसा है, लड़की और लड़का आप जो भेद बार बार कर रहे हैं, और देखिए सबसे ज्यादा महिलाओं का जो इस समय उत्पीड़न है और महिलाओं का अपमान आप लोग कर रहे हैं। लड़की को क्यों? लड़की को देखिए, गुरु के निगाह में लड़का लड़की कोई भेद नहीं होता। वो कोई अगर जो लड़की बैठ गई तो ये नहीं कि उसके पास भावना गलत होगा। तो ये आप जो संतों के प्रति इस प्रकार की लड़की लड़का भेद कर रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है, और हमें नहीं लगता इससे स्वस्थ समाज होगा। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। अनेक महिलाएं, अनेक लड़कियां जाती हैं और गुरुओं के पास जाके अनकंडीशनल रूप से उनसे आशीर्वाद लेती है, पूछती है आप अकेले क्यों बैठा है? ये कोई बात नहीं है। और ये कोई बात। चलिए केशवानंद जी महाराज, मैं आपके पास आऊंगा। जो गुरु, लेकिन ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ये गुरु गीता,
गीता जी, गुरु गीता है, आशाराम जी ने लिखी है। जी जी जी, आपने पढ़ा है इनकी? मैंने नहीं, आप ही पढ़ते हैं ज्यादा। नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, उनके फॉलोअर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ आशाराम पे। मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे चैलेंज कर दीजिए। ये गुरु गीता है, इसका ये 18वां अध्याय है, ठीक है। इसमें एक श्लोक है, ये उनने ही लिखा है, ये किसी भगवत गीता में नहीं लिखा है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। श्लोक संस्कृत में मैं नहीं पढ़ सकता, आपको संस्कृत आती है तो आप पढ़ दीजिए। जी, हाँ, ठीक है। गुरु गीता के श्लोक में लिखा है कि भक्त को अपना शरीर, प्राण, स्वजन, बंधु, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, सब कुछ श्री सदगुरु को अर्पण करना चाहिए। मतलब अगर आशाराम उनके गुरु हैं तो भक्त अपनी पत्नी भी उनको अर्पण कर दे। ये कहाँ लिखा है हिंदू धर्म में, मुझे बता दीजिए। देखो ऐसा है, जैसे आप बाइट काट काट के चलाते हो ना, किसी को खलनायक दर्शाना हो। नहीं, दीपक जी देखो ऐसा है, आप पढ़ दीजिए, ये उनके गुरु गीता। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी श्लोक देख रहा हूँ, मैंने भी जीवन पढ़िए, ये श्लोक है, आप ये श्लोक है और ये उसका ट्रांसलेशन है, ये गुरु गीता है। एक दिन इन्होंने दिखाया, आप पलट गए और हमारा बाइट छोटा छोटा, जबकि कभी नहीं पलटा। मैं देखा, मैंने कहा यार कमाल के। तो आप देखो, आप आसन बहुत बदमाश आदमी हो, आपको बस बेइज्जत करना है। हाँ, बहुत बेइज्जत करना है। आप आपका कैमरा बहुत बढ़िया इंसान होते हो, बोलते नहीं, बात भी नहीं करते, और कैमरा ऑन होते ही एक शैतान का रूप लो देता। मैं तो खुद ही चकरा जाता हूँ यार, ये कौन सा रूप है। चलिए, अगर मैं शैतान हूँ तो आशाराम क्या है बता दीजिए। अगर मैं शैतान हूँ तो आशाराम क्या है बता दीजिए। आपकी खोपड़ी में पता नहीं क्या क्या बातें। अगर ठीक है, मैं शैतान, मैंने माना, मैंने चक्रपाणी जी महाराज। आप कहाँ से आ गए चक्रपाणी? अरे यार, जीवन हम लोग का बीत गया, बहनें राखी बांधने के लिए तरस गई, माँ बाप बेचारे मर गए, इसी तरह साधु बचपन से ही आदमी हो गया, और आप दागे जाते हो बिना सोचे समझे। बैनर बांध करके, पगड़ी बांध के आदमी आता है, बस सबको आपको करोड़पति दिखाई देता है, सब संत आपको फ्रॉड दिखाई देता है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये गलत है। मैंने कभी कहा कि स्वामी निश्चलानंद जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं वो एक फ्रॉड है। मैंने कभी कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक फ्रॉड है। वर्तमान में जो आसाराम की बात, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, स्पिरिचुअली भी करता हूँ, आसाराम को नहीं करता और आप जैसे लोगों को नहीं करता। आप गेरुआ कपड़ा पहन लेते और सोचते हैं कि आप लोग जो है वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक बन गए। श्री केशवानंद जी महाराज, मैं आपके पास आऊंगा, ये किस शास्त्र और किस धर्म में लिखा है जो गुरु गीता में आशाराम बापू ने लिखा है? मुझे, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आपने गुरु धारण किया है तो गुरु आप तक सीमित है, वो मेरे पूरे परिवार तक सीमित नहीं हो सकता। वो अगर वो सीमित है, मैं अपना से सर्वस्व उसके लिए सौंप दूं, अपना जीवन उसके लिए सौंप दूं, जिंदगी भर उनके चरणों में पड़ा रहूं, या मैं अपनी सारी संपत्ति उनके लिए दान कर दूं, लेकिन मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरे पुत्र या मेरी पुत्री या मेरी पत्नी, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरी पत्नी चाहती है उनकी गुरु दीक्षा ले ना ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आशाराम ने काय को लिखा है, देखिए ना, ये आसाराम से पूछिए, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, आप दे रहे हैं ना, आपने जवाब दे दिया। एक तो आपने काट छाट के इसमें लगा करके आपको बस पूरा श्लोक लिखा हुआ है, साबित करना है, साबित करना है। सर पढ़ देते हैं संस्कृत, आपको नहीं आती है संस्कृत, आपको नहीं आती है संस्कृत, सर को आती है, सर पढ़ देंगे। आप सिर्फ आपको नहीं आती है। अरे नहीं, इसको मैं कर रहा हूँ, आपका डिफेंस नहीं है। लाइए मुझे कागज, आप जो है सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसे कागज जो है निकाल करके ला रहे हैं। कागज तो दे दीजिए, अब आसाराम को जाके देंगे, आप आसाराम को जाकर देंगे, बदनाम करने के लिए किसी को करते। कागज तो दे दीजिए, मैं इस पे सर्च। अच्छा, दूसरा कागज ले आइए जरा, दूसरा करना क्या, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और भी है, दूसरा कागज ले। आप सोचिए 17 साल तक उनके वैद्य अगर रहे वो प्रजापति जी, 18 साल रहे, तो अब उस समय तक वो क्यों नहीं बोले सब चीजों के लिए? पहली चीज। दूसरी बात, हमने ये सवाल उनसे पूछा था, एक बात और, ये सवाल उनसे पूछा था, एक बात और बिल्कुल पूछा था। मैं एक बात और कहूंगा, आप सोचिएगा, मैं जवाब दूं इसका? नहीं, आप दे देना जवाब। दूसरी बात यह, अगर अब नेताजी अगर है, मान लो उनकी वैद्य, तो ऐसा तो नहीं स्त्रियां ही वैद्य रखते थे वो, इसका मतलब तो यह पुरुष भी तो उनका वैद्य था ना। हम इसको नहीं जोड़ सकते सिर्फ वैद्य वो स्त्रियां ही रखते थे। अगर ऐसा कोई प्रमाण होता है कि सिर्फ स्त्रियां वैद्य रखते तो वो अलग से एक बात हो जाती है। लेकिन अगर वो 18 साल बोल रहे हैं, उसके बाद अगर नेताजी आती है तो मुझे लगता है प्रजापति जी को उसी से प्रॉब्लम होगा कि ये कहां से आ गई यहाँ पे। ये भी तो कुछ हो सकता है। चलिए, सब प्रॉब्लम आशाराम के साथ है, बाकी और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। आशाराम जी देखो, के मनन साहब जुड़ गए मेरे साथ, मेरे सबसे खास दोस्त और आशाराम जी के वकील, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। गीता लुथरा जी सीनियर एडवोकेट हैं। लेकिन उससे पहले मैं जीतू सोनी जी के पास चलूंगा। जीतू जी, आप भी आयुर्वेद और आशाराम के बारे में बहुत रिसर्च करके बैठे हैं। इन्होंने तो मेरा पेपर ही ले लिया है, मैं पेपर को फिर मंगवाऊंगा, जिसमें के अंदर लिखा हुआ है कि गुरु को अपनी पत्नी पेपर छपवा के देख रहे, मैं इसमें भी देखूंगा और आपको चलवाना पड़ेगा। कल मैं इसका जवाब दूंगा आपको। आप दीजिए। आपने खुद टाइप करवाया है कि क्या है? खुली चुनौती है मेरी, खुली चुनौती है। ठीक है, कल खुली चुनौती। चक्रपाणी महाराज जी, खुली खुद छपवाया है कि क्या किया है इसको? खुली चुनौती है मेरी, खुली चुनौती। आप जिस एजेंसी से चाहे मैं जांच कराने को तैयार हूँ। चलिए, आप देख लीजिए गुरु गीता, ये उसके शॉर्ट्स चल रहे हैं ऑन एयर, देख लीजिए जरा गुरु गीता, ये देखिए। इसी से चाहे मैं जांच कराने को तैयार हूँ। चलिए, आप देख लीजिए गुरु गीता, ये उसके शॉर्ट्स चल रहे हैं ऑन एयर, देख लीजिए जरा गुरु गीता, ये देखिए।
आपने इधर कागज ले लिया, मैंने उधर चलवा दिया, क्योंकि हम तो सबूत के बिना बात करते ही नहीं है। ये देखिए, गुरु गीता नाम किसका लिखा है? परम पूज्य बापू आशाराम। किसका लिखा? देखिए, देखो, देख लीजिए, श्लोक भी पढ़ लीजिए। लाइए, मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ देता हूँ। दे दीजिए इनसे कागज लेके मुझे। पढ़ेंगे हम, चलिए देख रहे हैं, पढ़ाइए। ये देखिए, श्री गुरु गीता, भगवान का फोटो भी चिपका दिया। वो कभी कभी ये कहते हैं मैं खुद भगवान हूँ, कहते हैं ना वो। आपने भगवान देखे चक्रपाणी जी महाराज? कहाँ पे देखे? अरे अब मैं आपको क्या, आप आओ ना, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। स्पिरिचुअल तरीके से देखे भगवान? क्यों नहीं देखे? सपने में देखा है, बहुत सारा भगवान के लिए देखा है। मैंने भी देखा है, मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन उनके नाम पे फ्रॉड नहीं करता हूँ। मेरे और आप में अंतर इतना है, उनके नाम पे फ्रॉड नहीं करता हूँ। हम भी नहीं करते उनके नाम पे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात। तुलसीदास को जो है भूत नहीं भगवान का पता बताया था। आप जैसे भूतों को जरूर भगवान जल्दी दर्शन देगा। हाँ बिल्कुल, आप भूतों का भगवान का पता। ये देखिए, आपके ये संत है, इन्होंने लिखा है यौवन सुरक्षा। पता है, ये संत यौवन सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। क्यों नहीं बातें करेगा? अरे सुरक्षा यौवन का क्यों नहीं होना चाहिए? आज पूरी दुनिया परेशान है कि कैसे होगा। आपको पता नहीं चले, पश्चिमी देशों में जाकर के देखिए संतों की, वहां पे इसके लिए क्या हो रहा है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप अपनी यौवन के लिए परेशान होंगे। हर व्यक्ति यौवन के लिए परेशान होता है कि हम स्वस्थ रहें। नहीं, वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। का पालन क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, एक मिनट बिल्कुल ब्रह्मचारी रहना है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल ये है कि आशाराम, कुछ आपको सुनाओ उनकी बाइट्स कि वो कैसे अपने यौवन की रक्षा करते हैं। निकालिए थोड़ा सा बाइट्स निकालिए, मैं तब तक के मनन साहब और मनन साहब, आप भी सुनेंगे क्या? अपने क्लाइंट के कुछ आपने संबोधन सुन लो, मैं आपसे सुन लूंगा। नहीं, आपके क्लाइंट के आपने कुछ प्रवचन सुने हैं कभी? लो, फिर मैं आपसे सुन लूंगा। नहीं, आपके क्लाइंट के कभी प्रवचन सुने हैं आपने? नहीं सुने। मनन साहब ने उस दिन बहुत अच्छी बात बोली थी। जब मैं मिला हूँ तो दूसरे जेल में है, तो मैं कहाँ से सुनता? नहीं, पहले सुनना था, इतने बड़े राष्ट्र संत है, बापू है वो। आपसे सुन लूंगा ना। चलिए सुन लेते हैं, एक बार सुन ही लेते हैं आशाराम बापू क्या कहते हैं। चलिए सुनाइए, आशाराम बापू ने मर्दानगी और जवान के रहने के नुस्खे के बारे में क्या कहा है। चक्रपाणी महाराज जी जरा सुनिएगा, एक एक शब्द को गौर से। आजकल सोना डाल के दूध उबालते हुए दूध पीता हूँ, आज मजबूत बाप। और कोई कमजोरी हो तो ये एक पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए। ना मर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। अब वो किसी को भूख नहीं लगती हो तो एक होम्योपैथी गोली चूस ले बस। चक्रपाणी महाराज जी, आपने नुस्खा आजमाया कभी? महाराज, वो गरुड़ पुराण में लिखा है। पलाश के पत्तों का इतना महत्व उसमें बताया गया है और शास्त्रों में बताया गया। नहीं सुनिए, अरे पलाश के पत्तों का, आप आयुर्वेदाचार्य, ये तो लिखा हुआ है। पलाश के पत्तों का बहुत लिखा हुआ है। बिल्कुल महाराज, जो बात सहमत है तो सहमत है, गलत बात क्यों बोलेंगे? पलाश के पत्ते आयु बढ़ाता है। पलाश के पत्ते, सुन लो, यहाँ तक कि बंध्यत्व में भी पलाश के पत्तों का बहुत बड़ा महत्व है। पलाश के पत्तों के दूध के साथ उबाल करके देते हैं तो उससे बंध्यत्व दोष भी नष्ट होता है। आप कल से वो लीजिए दीपक जी, आप देखिए जरूरत नहीं है। चक्रपाणी जी आप लीजिए, आप, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे जरूरत नहीं है। मनन साहब, कानूनी मुद्दों पर आऊंगा। आज जो आर्गुमेंट थे आपकी तरफ से, आज आपके पूरे के पूरे आर्गुमेंट ढेर हो गए वहां पर। और जेठमलानी साहब को ट्विटर पे बहुत लोगों ने पूछा है कि वो लड़की के बारे में क्या है जिसको आपने डिनाई कर दिया था, लेकिन आई नहीं थे। अच्छा, आशाराम के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि अभी तक पुलिस ने उनके जमानत अर्जी पर जवाब नहीं दिया है। तब अभियोजन पक्ष ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको जवाब देना ही होगा। तो क्या ऐसा होता है कि जमानत की अर्जी पर पुलिस को जवाब दाखिल करना पड़ता है? यहाँ तक दिल्ली में सवाल है, स्टेटस रिपोर्ट हमेशा हाई कोर्ट मंगवाता है और राजस्थान में ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि ये परसों ही जज साहब ने क्लैरिफाई कर दिया था ओपन कोर्ट में, और प्रोसिक्यूटर ने, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल है पुरोहित जी, उन्होंने भी कह दिया था कि हमारे यहाँ ये प्रोसीजर और नहीं अडॉप्ट करते हैं, हम सीधी आर्गूमेंट्स करेंगे, आप आर्गूमेंट्स करिए, हम आपको जवाब दे देंगे। उसका जवाब आज उन्होंने दे दिया है। तो उस रिवर्टल के लिए आज अब 1 अक्टूबर रखी गई है। 1 अक्टूबर रखी गई है। पुरोहित जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि केस डायरी ही क्या स्टेटस रिपोर्ट नहीं है?
यस बेस्ट स्टेटस रिपोर्ट केस डायरी है, स्टेटस रिपोर्ट जिसमें स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, इंट्रोगेशन ऑफ द एक्यूज, 161 स्टेटमेंट, 164 नक्शा मौका, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द केस डायरी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से स्टेटस रिपोर्ट इससे ज्यादा अच्छी कहीं नहीं मिल सकती, जो पुलिस द्वारा तैयार की जाती है और कोर्ट के सामने रहती है। रेडी रेक्टनर की तरह कोई क्वेरी कोर्ट करता है तो इमीडिएट उसका जवाब देने के लिए हम लोग पेश कर देते हैं। अदरवाइज अगर प्रीवियस अगर हम पेश कर दे पहले और कोई नई क्वेरी अगर काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट करे तो फिर अगेन वो केस एडजॉर्न होता है। तो इसलिए राजस्थान में ये अभी तक मेरे 30 साल में और मेरे फादर के 65 साल की उम्र में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, न प्रैक्टिस है। और न मनन ने भी हमें फोर्स किया था, जेठमलानी जी ने फोर्स किया था कि पेश की जाए। अच्छा, इसमें जेठमलानी ने पीड़िता के 161 के बयान की कॉपी की मांग की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि 164 के बयान की कॉपी भी चाहिए। तो क्या कानूनी प्रक्रिया में डिफेंस काउंसिल को ये बयान दिए जाते हैं? डिफेंस काउंसिल को वैसे बयान चालान पेश होंगे तब सब दे दिए जाते हैं। चार्जशीट के बाद यही कह रहा हूं मनन साहब, मैं जब चार्जशीट होगी तब दे दी। ये आज उनकी अनरीजनेबल डिमांड थी जो हमने रिफ्यूज कर दिया। वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स टू दिस एडवोकेट। तो मनन साहब, आप भी मान रहे हैं कि ये चार्जशीट के बाद आपको मिलते हैं, तो जेठमलानी साहब इतनी जल्दबाजी में क्यों है कि 161 और 164 के बयान मिले? आपने कहा कि इन्होंने कहा कि अनरीजनेबल डिमांड थी जेठमलानी साहब की, तो जेठमलानी साहब अपने क्लाइंट को बचाने की जगह अनरीजनेबल डिमांड क्यों कर रहे हैं ताकि मामला और खिंचता जाए? आज मैं तो था नहीं दीपक जी वहां पर, चूंकि मैं प्री ऑक्युपाइड था ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन आपसे कोई दूर तो है नहीं है, ये नजदीक ही अकबर रोड। आप जेठमलानी जी से पूछ लो ये जाकर, मेरे से मत पूछो दोस्त। बहुत चीजें हैं और पुरोहित जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बने भी दोस्त इसी केस के दौरान है। बहुत अच्छे लॉयर हैं वहां के, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, और इनकी मैंने बहस सुनी है, इन्होंने मेरी बहस सुनी है। और मेरे पे कोई बात आप कर दो, बता दो, ये बता दे, आप बता दे, आपका टोटल मीडिया बता दे कोई मैंने ऐसी बात करी हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। अच्छा, मैं अपना जवाब दे सकता हूं। तो जेठमलानी जी कानून के दायरे के बाहर बात क्यों कर रहे हैं? अब ये जेठमलानी का सवाल इनसे मत पूछो। 72 साल की तो उनकी स्टैंडिंग हो गई, अब मेरी अभी हुई है अभी 54 साल की उम्र, 72 साल की उनकी स्टैंडिंग है। मेरा तो फर्ज ये है कि मैं आदरणीय सीनियर का आदर करूं, बस इससे ज्यादा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, आपकी बात मानिए। आनंद पुरोहित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जेठमलानी साहब ऐसी अनरीजनेबल डिमांड क्यों कर रहे हैं जो कानूनी रूप से ठीक नहीं है? मैं ये बोलना चाह रहा था, देखिए क्रिमिनल लॉ एक ऐसा है जिसमें बहस आदमी जब करता है तब कभी कभी फ्रीलांसर भी हो जाता है। वो कहीं न कहीं एक्यूज को बचाने की सोचता है, कहीं न कहीं कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए भी आर्ग्यूमेंट कर देता है। तो ये मनन साहब और हम जानते हैं उन्होंने क्यों ये डिमांड की और क्या चीज उन्होंने अवॉइड की। लेकिन 164 के बयान और 161 के बयान लोअर कोर्ट में भी थे। मनन जब आर्ग्यू कर रहे थे तो उन्होंने डिमांड नहीं की थी। ही इज ऑल्सो सीनियर एडवोकेट। उन्होंने जब आर्ग्यू किया तो उन्होंने डिमांड नहीं की थी। केवल मुकदमे पे बहस की जाती है और जो कोर्ट को हमने प्रोवाइड करे तो इन्होंने ये भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मुझे दिखा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चीजें वकालत सर एक मिनट, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को वो फोटोग्राफ दिखाए जो उन्होंने तब लिए थे जब वो पीड़िता को मड़ई आश्रम में लेकर गए थे, लेकिन इसके बाद एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज आशाराम का इकरारनामा पढ़कर सुनाया गया जो राम जेठमलानी की अदालत में दिए गए बयान से बिल्कुल उलट था। तो क्या कोई इकरारनामा आशाराम ने पुलिस को दिया है? पुरोहित जी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है वो, दीपक जी मैं बताता हूँ। इंफॉर्मेशन थी। क्या इंफॉर्मेशन दी आशाराम? 27 में नहीं आएगा, वो 25 में आएगा, विच इज नॉट एडमिसिबल।
तो क्या जानकारी दी है आशाराम ने उस रात के बारे में? बहस करेंगे अपन। पुरोहित जी, क्या जानकारी दी आशाराम ने इस इंफॉर्मेशन में? जो एफआईआर में कोर्ट जिस समय चार्जशीट दाखिल होगी वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हमें मिलेगा तो उस समय जवाब देंगे। एक नंबर 2 वो एडमिसिबल नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल आनंद पुरोहित जी, क्या इंफॉर्मेशन दी है आशाराम ने इस अपने डिफेंस में, सिर्फ इतना बता दीजिए। वो यही थी कि उस जगह की तायद की, जिस कमरे में था उसकी भी तायद की, और आपको बता दूंगा मैं। आनंद पुरोहित जी बता दीजिए। बाद में नहीं, ये रहने दो, ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं, आप जितना बता सकते हो उतना बता दीजिए। क्या उन्होंने इकरार किया है कि कमरे में वो लड़की अकेले थे? नहीं, मैं कुछ अरे दीपक जी, बिफोर पुलिस एनी स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड मत करो, हम नहीं बताएंगे आपको। बताएंगे इस तरीके से, बाद में बताएंगे। ये देखिए ऐसे है कि एक तो सबसे पहले बात आई स्टेटस रिपोर्ट की, तो दिल्ली में स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि हर आदमी को जिस वे में प्रोसिक्यूशन को राइट है बेल की दरखास्त मिलने का, सो दैट वो जो डिफेंस वकील कह रहे हैं वो उसका जवाब दे सकें। दिल्ली में एक परंपरा बन गई है और ये परंपरा चल रही है कि एक स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है। उसमें स्टेटस रिपोर्ट में मोटा मोटी लिखा जाता है कि जो डिफेंस वकील कह रहा है, जैसे वो आंच डाल रहा है लड़की की सैनिटी पे या किसी और पे, तो उसका वो जवाब देता है। उसमें चाहे वो छोटे से रूप में 164 के बयान की रेफरेंस दे देगा, 161 के बयान की रेफरेंस दे देगा, उसका हक नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, रोहित जी भी कह रहे हैं, मनन साहब भी कह रहे हैं, इस स्टेज में 161 और 164 के बयान का हक नहीं है। और जो अक्यूज ने कहा हो वो एडमिसिबल कानून में नहीं होता, तो वो भी ये कह भी नहीं सकते और कोर्ट उसको देख भी नहीं सकता। सो ये है सबसे पहली बात। कानून की नजर में अगर डिफेंस को ये मालूम हो जाए थोड़ा सा कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, तो वो डिफेंस अपनी ज्यादा अच्छी रूप से कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाए। चार्जशीट की स्टेज में ये सब कागज मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। 164 161 बयान का हक नहीं है, पर अगर कोई स्टेटस रिपोर्ट, और कोर्ट ने कहा क्योंकि वहां ये नियम नहीं है, दिल्ली में परंपरा हो गई है, तो ये बिल्कुल जो कोर्ट का नियम है वो नियम है, तो इसीलिए कोई इंसिस्ट नहीं कर सकता। पर आमतौर में दिल्ली में अब परंपरा हो गई है कि एक छोटी सी 2 पेज की स्टेटस रिपोर्ट, 3 पेज की। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एक आखिरी सवाल आनंद पुरोहित साहब, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाँ सब कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा आनंद पुरोहित जी, और फिर आपको के मनन साहब को धन्यवाद करूंगा। क्या आशाराम ने माना है कि वो पीड़िता लड़की से मढ़ई आश्रम में अकेले में उस रात मिले थे? कैसे मान लेंगे वो? बिल्कुल नहीं माना। आनंद पुरोहित जी से सवाल है मेरा। ये नहीं, उन्होंने क्या सवाल मेरे से पूछा, जवाब मनन दे रहा। मनन साहब दे रहे, उनने जल्दी में दे दिया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा आनंद पुरोहित जी, सेक्शन 20। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या मढ़ई आश्रम में उस रात उस बच्ची के साथ आशाराम अकेले में मिले थे? मेरा इतना सवाल है, क्या उन्होंने माना है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? मिला था उसने, माना है उसने। माना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनन साहब आपका भी, और आनंद पुरोहित जी और गीता लुथरा जी आपका भी। माना है। थैंक यू। जीतू भाई सोनी के पास चलते हैं। माना है जीतू भाई सोनी, ये कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। माना है उन्होंने कि वो उस पीड़ित लड़की से अकेले में मढ़ई आश्रम की कुटिया में उस रात मिले थे। मुझे कुछ पूछना था लेकिन तो वो उसमें कोई नई बात नहीं है, उनका चरित्र ही ऐसा है। और खासतौर से अभी तक जो पंचेड़ बूटी की बात आप कर रहे हैं, तो पंचेड़ बूटी के बारे में एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि रतलाम के पास पंचेड़ नामक एक जगह है जहां पर आसाराम का आश्रम है। और ये जो पंचेड़ जगह है वो अफीम पैदाइश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर बहुत प्रख्यात है अफीम है जहाँ पर आसाराम का आश्रम है।
और ये जो पंचेट जगह है वो अफीम पैदाइश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर बहुत प्रख्यात है, अफीम की ज्यादा से ज्यादा पैदाइश होती है और इसी वजह से इस बूटी का नाम पंचेट बूटी रखा गया है, जिसमें कि अफीम और ये इत्यादि जो कामोत्तेजक दवाइयां हैं वो उसमें मिलाई जाती है। और ये आसाराम इसी दवाइयों का सेवन किया करते हैं और जो अभी जो उनके हालात हैं वो ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि वो नशेड़ी हैं, अफीम के आदी हैं और इसी वजह से वो आज रात दिन उनकी जो महिला वैद है उसका डिमांड कर रहे हैं और उसके पीछे और कोई वजह नहीं है। सिर्फ उन्हें अफीम चाहिए। कानूनन तो उनका डोप टेस्ट होना चाहिए और उनका डीएनए टेस्ट, नार्कोटेक्स भी होना चाहिए। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। गीता लुथरा जी, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है जो सरकारी वकील ने मानी है कि इस बात का इकरार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आसाराम ने किया है कि मढ़ई की उस कुटिया में वो उस लड़की से अकेले मिले थे। अगर आप मुझे कानूनी पक्ष से बोलूं तो ये एक्चुअली इनएडमिसिबल है, पर ये आप ये सुनना किसी को अच्छा लगे ना लगे, बेसिकली इनएडमिसिबल है क्योंकि जो अक्यूज स्टेटमेंट करता है अगर वो एक कन्फेशन है तो वो पुलिस को किया जाए तो वो इनएडमिसिबल होता है। मैजिस्ट्रेट को वही स्टेटमेंट किया जाए जैसे 164 का बयान, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। पर लड़की अगर 164 लड़की के 164 बयान की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। लड़की ने तो कहा ये सब हुआ है उसके साथ। देखिए तो वही कि दोनों पक्ष को हक है अपना मुद्दा आगे रखने की, पर लड़की जब एक पर्टिकुलरली एक नाबालिग लड़की या एक छोटी उम्र की लड़की, चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो, वो 164 का बयान मजिस्ट्रेट की पूछताछ के बाद देती है तो उसकी बहुत अहमियत होती है। चलिए, बहुत अहमियत होती है, मानी मैंने आपकी बात। तो अब अमृत प्रजापति हमारे साथ जुड़े। अमृत प्रजापति जी, एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि आपने 18 साल तक उनसे काम किया, आप अफीम उनको खिलाते रहे, लेकिन पहले नहीं बताया कि ये संत नहीं है, नशेबाज है, और इसके खिलाफ तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई। अरे हम जैसे ही आश्रम से अलग हुए वैसे ही बताया था, लेकिन उस समय पहले बताना चाहिए था ना जब आप आश्रम में रह रहे थे। कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था साहब। तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 17 साल से आप बापू आसाराम को अफीम दे रहे थे, 18 साल से आपने भी अफीम खिलाई है उनको, आपके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप अफीम बेच रहे हैं, खिला रहे हैं तो कानूनन अपराध है वो तो। 18 साल खिलाया, 18 साल आपने खिलाया है वो, तो इस पर तो आप पे भी केस बनना चाहिए कायदे में। उसको आदि बना दिया। मुझे नहीं पता कि बनता है नहीं बनता आपके ऊपर केस, लेकिन मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए केस कम से कम। क्या जवाब देंगे अमृत प्रजापति जी? सो गए भाई, हमने कभी अफीम लिया नहीं, हम कभी अफीम लाए नहीं। हाँ, वो तो लाके मैं दे दूंगा तो आप किसी को खिला दोगे क्या? दिया लाके, अगर प्रजापति जी मैं अफीम दे दूंगा तो आप किसी को खिला दोगे क्या? मैं लाके अफीम दे देता हूं आपके लिए, आप किसी को खिला दोगे? आप लाए नहीं। आप किसी को बम दे दो कि मैंने बनाया नहीं, मैंने तो प्लांट कर दिया, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। बोलोगे और उसको बोलोगे कि इस तरह से दवाइयां बना दे, हाँ तो मैं तो बना दूंगा, मैं तो उसका नौकर था। नहीं, अगर आपको नौकरी पर रख लेते हैं बम बनाने की, तो हमारे लिए बम बनाओगे आप? नहीं, देखिए उन्होंने एडमिट, एक मिनट धर्मगुरु जी, उन्होंने एडमिट किया जो वो कर सकते थे, आप उनकी ये बात मानिए। नहीं, 18 साल तक कैसे कर सकते हैं ना, ये बात है ना। उन्होंने तभी अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ा 1 साल बाद, 6 महीने बाद? ये भी तो प्रश्न लगाता है ना। अच्छा, अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो 2 महीने 3 महीने करूंगा। किस बात से अलग हुए थे आप आसाराम से? 2005 में अलग हुए थे। क्यों हो गए थे अलग आप? और मैंने ये आसाराम को ये दुष्कर्म करते हुए इन्हीं आंखों से देखा हुआ है, इसलिए मैं अलग हो गया फिर वहां से। कितनी कि मुझे लगा कि ये तो दुष्कर्मी आदमी को साथ रहना नहीं चाहिए। 18 साल लग गए आपको जानने में? अपनी आंखों का इलाज वेतन नहीं बढ़ाया अलग? 12 साल के बाद तो उनकी कुटिया में मुझे एंट्री मिली साहब। 18 साल के बाद आपको कुटिया में एंट्री मिली? वो जिसको ध्यान कुटिया बोली जाती है। आप अच्छा बताइए, वो ध्यान कुटिया में क्या क्या देखा? वो जब बीमार हो गए एकदम, हाँ, हलने जुलने की ताकत नहीं रही, तब जाके मुझे बुलाया उन्होंने। क्या देखा आपने अंदर जाके? कुटिया में क्या देखा आपने? और उस हालत से मैंने उनको अच्छा बना दिया।
वेरी गुड। फिर अच्छा, आपने आयुर्वेद में क्या कोर्स किया है? कुटिया में क्या देखा? कुटिया में जब वैद्य जाता है तो एक मरीज जैसे आसाराम मरीज की नाई कुटिया में क्या पूछ रहे हैं? पलंग पर खड़ा था, वो देखा और क्या होना। अच्छा, अमृत प्रजापति जी ये बताइए फ्रीज है कि आयुर्वेद का कौन सा कोर्स किया आपने? इस सब पर मुझे नजर डालने की क्या जरूरत है भाई? पूछिए पूछिए। आयुर्वेद का कौन सा कोर्स किया आपने? आयुर्वेद का मैं BA MS किया हूँ। कहाँ से? किस विश्वविद्यालय से, कहाँ से, कॉलेज का? अखंडान आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदाबाद से मैंने कोर्स किया है और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से मैंने BA MS की डिग्री लिया है। चले, BMS की डिग्री लिया है। और आप आसाराम के संपर्क में कैसे आए? एक एडवर्टाइज पढ़ा जी, और पहले जैसे आप में भी एक धर्म की भावना है, योग के प्रति रुचि है, ऐसे ही मेरे को भी बचपन थी। मैं स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़ता था बचपन से। हाँ, तो मुझे योग में रुचि थी। हाँ, तो वो योग वेदांत सेवा समिति की एडवर्टाइज थी शिविर की। हाँ, तो इसमें मैं गया वहाँ पे। अच्छा, और कौन कौन से गलत काम किए आपने आसाराम के लिए? सही क्वेश्चन है, बिल्कुल। हाँ, बढ़िया दिशा में जा रहे हैं दीपक। वेरी गुड। चंद्रा स्वामी के यहाँ भी गए, मुझे मिले शायद ये चंद्रा स्वामी। आप तो चंद्रा स्वामी के यहाँ भी गए थे। मैंने वास्तव में कोई गलत काम किया ही नहीं है, लेकिन उसने जो भी, हाँ, उसने जैसे मैं एक कर्मचारी हूँ और वो बोले कि इस प्रकार की दवाई बना दो, तो मुझे बनानी पड़ेगी। तो आपको पता था कि आप अफीम से दवाई बनाते हैं? आपको पता था अफीम से आप दवाई बनाते हैं? देखिए प्रजापति जी, आपकी मुलाकात हमारी चंद्रा स्वामी के यहाँ हुई थी, आपको ध्यान है? उनको भी देते हैं क्या? चंद्रा स्वामी के यहाँ आप गए थे एक बार, हमारी आपकी मुलाकात हुई थी चंद्रा स्वामी के यहाँ, आपको ध्यान है? चंद्रा स्वामी के आप कभी गए थे? चंद्रा स्वामी के साथ अब याद नहीं है मुझे। अच्छा, चलिए ठीक है अमृत प्रजापति, यही छोड़ते हैं। चक्रपाणी जी महाराज, हमसे सब लोगों से हम कठिन सवाल करते हैं, लोगों को आईना दिखाने वाला सवाल करते हैं, ये हमारा काम है। बिल्कुल, आप इसको मजाक समझ रहे थे। नहीं दीपक जी, आज आपको आईना जब दिखाया तो आपने पूछना शुरू किया है। इससे पहले तो हम लोगों पे जब आप रगड़ के रखते हैं। अच्छा, और हर संतों को आपने मुझे ये बता दीजिए कि नारायण साईं से कितनी बार मिलते दिन में आप? नारायण स्वामी से आप जो है क्या बातें करते हैं? बता दीजिए ना, बता दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर मैं झूठ बोलता हूं अभी कुछ दिन पहले दीपक जी हमारे पास लोग आए और साईं जी के तो बोले कि जी जंतर मंतर पे कार्यक्रम है, मैंने मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा। और डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए, पहले आप विरोधी थे आसाराम के, आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, ये खेल क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। खेल क्या हुआ? दीपक जी देखो, फालतू आप बातें मत करिए। आप एक बाइट दिखा दीजिए कि मैं विरोध कभी किया हूँ। मैंने हमेशा जांच की बातें कही कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप जानबूझ के देखो, आप जानबूझ के हमको खलनायक बना रहे हो। मैं तो खलनायक बन जाऊं, आप हीरो बन जाओ। जैसे हर पिक्चरों में होता है कि बिना खलनायक का पिक्चर नहीं चलता, तो ये आप नीति अपना रहे हो कि बस खलनायक बनाओ 2-4 साधुओं को, खुद हीरो बनो, जबकि ऐसा नहीं जानते कि हम लोग हीरो ही बनेंगे। अंत में जब आसाराम बापू छूट जाएंगे तो हीरो के रूप में उभरेंगे, क्योंकि सत्य का हम लोग साथ दे रहे हैं। चलिए, अगर आसाराम बापू को निचले कोर्ट ने सजा दे दी तो आप यहाँ पर आकर आके देश से माफी मांगेंगे कि आप एक महीने तक देश से तो पहले हाँ या ना में जवाब दिया। आप देश से माफी मांगेंगे, देश से माफी आप मांगेंगे कि आपने बलात्कार क्यों लिखा कि आसाराम बापू बलात्कारी, आसाराम बापू यौनाचारी, आसाराम बापू ने ये किया। ये बताइए, आप माफी मांगेंगे देश से? FIR में बलात्कार है नहीं और आप बलात्कार। नित्यानंद हाईकोर्ट से अगर बरी हो गए तो कौन से मीडिया चैनल ने माफी मांगी है? आप ये बताइए दीपक जी, आप आज हाई कोर्ट से बरी हो गए नित्यानंद जी। मेरे पास उनका नोटिस पड़ा है, उनका जवाब दे रहा हूँ। नहीं ठीक है, कितने चैनल, नहीं कितने चैनल ने उनके लिए माफी मांगी है? मेरा भी क्वेश्चन जाएगा। एक नित्यानंद ने संबंध बनाया, जेल गया। एक वो सिंधवी कौन कांग्रेस का, वो संबंध बनाता है, वो तो बाहर है। बाबूलाल नागर को देखिए, अब वही जहाँ पे वही बाबूलाल नागर पे चला रहे, बाबूलाल नागर पे भी चलाएंगे, बाबूलाल नागर पे भी चलाएंगे और बाबूलाल नागर पे चलाया है। लेकिन आज के मेरे कार्यक्रम में इतना ही। आप खुद फैसला कर सकते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन कहां पर खड़ा है, कौन सच के साथ है, कौन नहीं। लेकिन एक बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज पर हुआ है कि आसाराम ने इस बात को कबूला है पुलिस के सामने कि मड़ई कुटिया में वो लड़की से अकेले में मिले थे। ये बात हमें खुद बताई है राजस्थान के एडिशनल एडवोकेट जनरल आनंद पुरोहित ने। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।